वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत इस आज के वीडियो से हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम शुरू करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहले मैं एक अपडेट दूंगा आपको कि क्या-क्या चीजें हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत महत्वपूर्ण है इस हफ्ते में। तो सबसे पहले एक की फिगर जो आने वाली है इस हफ्ते में वो है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा जो ट्यूसडे को आएगा यानी कल आएगा। तो वहां पर दिखना काफी जरूरी होगा कि स्टॉक मार्केट जो है उसका इंडिकेशन कैसे लेता है। अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी ज्यादा आते हैं तो इससे स्टॉक मार्केट यही अंदाजा लेने वाला है कि रेट कट्स तुरंत नहीं होंगे। हो सकता है दैट विल बी अ नेगेटिव न्यूज फॉर स्टॉक मार्केट। इक्विटीज के लिए शायद वो नेगेटिव न्यूज हो सकती है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो राइज होगा बाय 0.4%। जबकि जनवरी में ऑलरेडी 0.3% से ये राइज हो चुका था। तो रिसेंटली पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं यूएस के फेडरल रिजर्व से या फिर यूएस के इन्फ्लेशन डेटा से वो यही है कि शायद रेट कट से हम अभी भी थोड़ा दूर है। अभी भी इन्फ्लेशन के नंबर्स उतने कम नहीं हुए जितने होने चाहिए बिफोर द फेडरल रिजर्व स्टार्ट्स कटिंग रेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखने वाली हो सकती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में क्या हो रहा है ये देखना भी जरूरी हो सकता है। बिटकॉइन जो है ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है एट 70,000 यूएस डॉलर्स पर बिटकॉइन। तो इन्वेस्टर डिमांड जो है वो काफी बूस्ट होती हुई नजर आ रही है। जो नया स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ हुआ है उसमें काफी इन्फ्लोज आने शुरू हो गए हैं जिसके चलते जो बिटकॉइन है उसके प्राइसेस भी बढ़ने लगे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ऑयल प्राइसेस की जहां तक बात आती है तो फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे को 1% लोअर क्लोज हुए थे। एंड पिछले को कुछ हफ्ते से गिरते भी आ रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो चाइनीज डिमांड जो है वो सबड्यूड रहने की वजह से थोड़े से सप्लाई पर भी ओवरहैंग्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसी ही मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रहा जहाँ पर चाइनीज डिमांड ज्यादा नहीं दिखने लगी तो ये ऑयल प्राइसेस के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वही फ्राइडे को मार्केट्स में दिखने को मिला था। इसके अलावा यूके जो है वो भी लेटेस्ट जॉब रिपोर्ट्स रिलीज करने वाला है कल दैट इज ऑन ट्यूसडे। एंड इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी क्या नजरिया है अबाउट द रेट कट्स वो भी यहाँ पर हमें और क्लियर होगा। अगली न्यूज अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी इज फ्रॉम द रेड सी क्राइसिस। तो रेड सी का जो क्राइसिस है जो पिछले कुछ महीनों से चलता आ रहा है आई एम श्योर आपने सुना होगा उसके बारे में कि कुछ हुती रिबल्स जो है उनकी वजह से रेड सी रूट से आने वाली शिपमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो रेड सी क्राइसिस की वजह से एशियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा रह सकता है जिसकी वजह से रेट कट्स ऑब्वियसली डिले हो सकते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया ऐसा एक रीजन है जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस। तो रेड सी क्राइसिस से हो ये रहा है कि बहुत सारे शिपमेंट्स जो सुएज कैनाल के रूट से आते थे तो उनको पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है जिससे शिपिंग कॉस्ट तो बढ़ ही रहे हैं। शिपिंग जो है वो डिले भी हो रहा है बिकॉज आपको टाइम भी ज्यादा लगता है उस वजह से। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन पर ये एक ओवरहैंग हमेशा रहने वाला है ऐसा एक रिपोर्ट का मानना है। तो ये जो एस्केलेटिंग वायलेंस है रेड सी रूट में उससे ऑब्वियसली यूएस यूरोप यूरोप से एशिया आने का एक बहुत मेजर शिपमेंट रूट है ये। तो उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। तो जो सप्लाई चेन के डिसरप्शंस है इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 0.5% से एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस साल में अफेक्ट हो सकती है। सो दैट्स अ वेरी बिग परसेंटेज। इसके अलावा 0.4 परसेंटेज पॉइंट से इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी बढ़ सकता है ड्यूरिंग दिस ईयर। तो ज्यादातर जो एक्सपोर्ट डिमांड है एशिया की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो हिट हुई थी पिछले साल बाय दी वीक वेस्टर्न डिमांड। इसके चलते ये एक नया प्रॉब्लम यहाँ पर एशियन कंट्रीज के लिए आ रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड इससे इस क्राइसिस से जो कंट्रीज एशिया में हो सकते हैं एज पर दिस रिपोर्ट इस इंडोनेशिया थाईलैंड एंड मलेशिया जो काफी वल्नरेबल है जो काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस। इसके अलावा कुछ और भी रीजन है जो इनडायरेक्टली हिट होते हैं बिकॉज ऑफ स्पाइक इन शिपिंग कॉस्ट। तो दिस इज बेसिकली कंट्रीज जो ज्यादा फूड इंपोर्ट पर रिलाय करते हैं जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स जो है न्यूजीलैंड इंडिया एंड पाकिस्तान जैसे कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ओर जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट दी अल्कोहल इंडस्ट्री। तो वाइन एंड स्पिरिट्स के जो इंपोर्टर्स है इंडिया में वो स्टेट्स को कह रहे हैं कि एक इन्फ्लेशन लिंक्ड प्राइसिंग पॉलिसी लाई जाए जिससे उनके मार्जिन जो है वो थोड़े से प्रोटेक्ट हो सकते हैं।
तो अल्कोहल इंडस्ट्री आप जानते ही होंगे कि बहुत रेगुलेटेड होती है, बहुत सारी चीजों पर यहाँ पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट के लिए एक काफी बड़ी कैश काउ होती है अल्कोहल इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ से उनको काफी ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। तो प्रीमियम स्पिरिट्स एंड वाइन की जो इंपोर्टर्स बॉडी है इंडिया की, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि आप एक इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल लाइए, जिससे जो मार्जिन उनके कम हो रहे हैं करंटली बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो उससे उनको बहुत प्रॉब्लम्स करंटली हो रही है टू मेंटेन दोज मार्जिन्स। ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो एमआरपी होती है इन प्रोडक्ट्स की, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो ऐसे में अगर इंपोर्ट की कॉस्ट आपकी बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपके मार्जिन्स जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, एंड वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री के लिए करंटली होता हुआ नजर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो काफी सब्सटेंशियली बढ़ने लगी है एज पर द इंडस्ट्री प्लेयर्स, एंड जो एमआरपी है लिकर की वो बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुई है, जिससे मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आफ्टर दी टैक्स दे गेट ऑन पेट्रोलियम, उसके अलावा दिस इज देयर सेकंड बिगेस्ट रेवेन्यू। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि अगर वो एमआरपी बढ़ाने के लिए मंजूरी दे देते हैं तो शायद उससे डिमांड जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाए। तो यही गवर्नमेंट को भी कंसिडर करना है कि कैसे वो ट्रेड ऑफ यहाँ पर करेंगे। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स को भी उनकी भी बात सुनना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से एक क्लियर आपका रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो ऐसे में मार्जिन मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। पीयूष गोयल जी ने कहा है, जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया कोई टेलर मेड पॉलिसी टेस्ला के लिए नहीं बनाएगा। ईवी मेकर्स जो है, बाकी जो ग्लोबल प्लेयर्स है ईवी में, वो भी वेलकम है टू डू देयर बिजनेस इन इंडिया। टेस्ला के लिए कोई अलग से कंसेशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये काफी टाइम से चलता आ रहा है कि टेस्ला कह रही है कि वो इंडिया में चीजें लाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए वो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ कंसेशंस दे दे। टेस्ला एक इनिशियल टैरिफ में कंसेशन की मांग कर रहा था, एंड जिससे उनकी जो कस्टम्स ड्यूटी है वो 70% से ऑफसेट हो सकती है अगर वो कंसेशन उनको दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ऐसा कोई टेलर मेड पॉलिसी हम टेस्ला को सूट करने के लिए नहीं बनाने वाले। टेस्ला जो है, उन्होंने जो कंसेशन डिमांड्स किए थे, वो उनका एक प्री कंडीशन है टू सेट अप अ प्लांट इन इंडिया। हाई टैरिफ्स है ऑन मोटर व्हीकल्स, तो जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं इंडिया में उसका रीजनिंग ये है कि लोकल प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट हो जाए। बिकॉज अगर इंपोर्ट्स चीप कर दिए तो इंडिया की जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले जो प्लेयर्स है उनके लिए एक दिक्कत हो सकती है। एट प्रेजेंट कार्स जो एक कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, सीबीयू जिसे कहते हैं इंडस्ट्री में, उस तरीके से अगर इंपोर्ट की जाती है तो उनमें जो कस्टम ड्यूटी है दैट रेंजेस फ्रॉम 60% टू 100%, डिपेंडिंग ऑन द इंजन साइज एंड कॉस्ट, एंड अगर बेस्ड ऑन वेदर इट्स वैल्यू इज मोर देन 40,000 यूएसडी और नॉट, उस पर वो डिपेंड करता है। बट इट्स अ वेरी हाई कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्टेड कार्स पर लगाई जाती है। तो टेस्ला भी चाहता है कि कुछ चीजों में गवर्नमेंट उनको कंसेशन दे दे, लेकिन गवर्नमेंट का भी यहाँ पर कहना है कि हम टेस्ला के लिए कोई अलग कंसेशन नहीं बनाने वाले। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर है अबाउट दी टाटा सन्स आईपीओ। तो ये पिछले हफ्ते से एक बहुत बड़ी इवेंट बन गई है, जब से स्पार्क कैपिटल ने अपना रिपोर्ट निकाला था ऑन 4th ऑफ मार्च। तो उसके बाद से आपने कुछ टाटा ग्रुप के कंपनीज भी देखे होंगे पिछले हफ्ते में जो काफी रैली कर रहे थे। गौरव सर का आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि टाटा केमिकल्स क्यों 38% से बढ़ गया इन द लास्ट वीक। तो उस पर काफी सारी बज करंटली क्रिएटेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस जिन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 से बात की थी, टाटा सन्स का आईपीओ अनलाइकली है इन द नियर फ्यूचर। कंपनी कुछ और ऑप्शंस भी सीख कर रहा है टू कंप्लाई विद द आरबीआई नॉर्म्स। तो जैसा मैंने कहा था कि टाटा ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स पिछले हफ्ते में इसी न्यूज पर बढ़ रहे थे, बिकॉज उनके पास टाटा सन्स के कुछ शेयर्स है, एंड अगर टाटा सन्स आईपीओ करता है तो इनमें एक वैल्यू अनलॉक हो सकती है। लेकिन ये अभी भी एक स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स अभी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो टाटा ग्रुप है उनका लिस्टिंग जो है वो काफी इम्प्रोबेबल है, यानी इसके चांसेस होने के काफी कम नजर आ रहे हैं इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा सन्स जो कंपनी है, वो कुछ ऑप्शन सीख कर रहे हैं जिससे उनको ये आरबीआई नॉर्म्स का पालन ना करना पड़े। तो आरबीआई ने सितंबर 22 में ये कहा था कि कुछ कंपनीज जिनको अपर लेयर एनबीएफसी कहा जाता है उनको कंपल्सरी लिस्ट होना होगा। करंटली एज पर दिस डेफिनेशन टाटा सन्स इसमें फिट होता है। आरबीआई ने कहा था कि 3 साल के अंदर आपको ये लिस्टिंग जो है वो अचीव करनी है, यानी उसकी डेडलाइन सितंबर 2025।
तो इसी पर बेस्ड बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है। लेकिन टाटा सन्स इज ऑब्वियसली नॉट वेरी कीन टू डू द आईपीओ, क्योंकि एक बार आईपीओ करने के बाद आप लिस्टिंग एम्बिट में आ जाए तो आपके कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। विद इन द टाटा ग्रुप, टाटा सन्स में भी शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप का उनका एक स्टेक है, उनमें भी थोड़ी सी फ्रिक्शन रिसेंट ईयर्स में देखी गई है। तो ऐसे में टाटा ग्रुप भी नहीं चाहेगा कि आईपीओ के द्वारा उनको अपनी स्टेक इजीली पेयर करने का एक मौका मिल जाए यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है जो अफेक्ट करेंगी इन चीजों को। जो करंटली आरबीआई रूल्स कहते हैं कि कौन सी कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कैटेगराइज होगी, अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगराइज होगी, तो उसके लिए असेट्स का जो वर्थ है दैट शुड बी लेस देन 100 करोड़ अगर उनको अवॉइड करना है टू गेट लिस्टेड। तो ऐसे में देयर इज सम स्पेकुलेशन कि टाटा कुछ ऑप्शंस कंसिडर कर रही है, लाइक पोटेंशियल सेपरेशन ऑफ टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल जो कंपनी है वो करंटली टाटा सन्स के अंडर है, एंड अगर उसमें से एक सेपरेशन टाटा ग्रुप यहाँ पर करता है तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो कंप्लायंस नॉर्म्स है वो टाटा सन्स को अप्लाई ना हो एंड उनको लिस्टिंग करने की जरूरत यहाँ पर ना पड़े। करंटली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्पेकुलेशन बेस्ड, तो यहाँ पर कोई कंक्लूजन करंटली लाना बहुत मुश्किल है, बट इट सीम्स दैट टाटा सन्स इज नॉट वेरी कीन टू गो अहेड विद द आईपीओ। अगली न्यूज है अबाउट वी यानी वोडाफोन आइडिया। तो इस पर जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने सारे पॉसिबल मेजर्स अब तक लिए हैं टू सपोर्ट वोडाफोन आइडिया, एंड दे आर बैकिंग द फंड रेजिंग प्लान। गवर्नमेंट का ओपिनियन यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट इज करंटली द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन वोडाफोन आइडिया। उन्होंने कुछ अपनी जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट की थी, इसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे हाईएस्ट शेयर होल्डर होगी। गवर्नमेंट ने इससे पहले हमेशा से कहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग द कंपनी, कंपनी को गवर्न करना उनका कभी मोटिव था नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया है कि दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि वोडाफोन आइडिया जो है वो अपना 45,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग का प्लान है वो उन्होंने जारी किया है, एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट इट। सपोर्ट से लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट एनी मोर सम। ऑब्वियसली आदित्य बिरला ग्रुप जो है दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स भी, बट करंटली गवर्नमेंट का यही कहना है कि उन्होंने सारे पॉसिबल मेजर्स लिए हैं जिससे जो ये टेलीकॉम कंपनी है वो अभी भी बनी रहे, वो बिजनेस करती रहे। रिसेंटली अगर वोडाफोन आइडिया की अनाउंसमेंट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिक्योर की थी इक्विटी कमिटमेंट फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स एक्सीडिंग $1 बिलियन, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट बीएससी पे अपने एक्सचेंज फाइलिंग्स में किया था। उन्होंने 5 मार्च को अपने शेयर होल्डर्स को भी इनवाइट किया था टू अप्रूव द कंपनीज 20,000 करोड़ इक्विटी फंड रेजिंग प्लान्स। अभी भी क्लियर नहीं है कि कितना प्रोमोटर्स खुद पैसा डालने वाले हैं इन द कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप खुद कितने पैसे डालते हैं, लेकिन सारे जो नेसेसरी अप्रूवल्स है उसके बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक इक्विटी फंड रेजिंग का जो प्लान है वो यहाँ पर कंपनी कंक्लूड कर पाएगी। The next news is about Tata Motors. तो टाटा मोटर्स का जो सानन का प्लांट है that has crossed 1 million car rollouts milestone। तो एक काफी बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने यहाँ पर अचीव कर लिया है। ये प्लांट जो है कंपनी ने 14 इयर्स वो स्टार्ट किया था जब टाटा नैनो कंपनी का एक काफी मेजर प्रोडक्ट तब मार्केट में आ रहा था, एंड आफ्टर 14 इयर्स दे हैव फाइनली passed the 1 million car rollout milestone। currently ये जो प्लांट है that is a launch pad for electric vehicles and factory fitted CNG cars। जहाँ पर ये plant setup है that is over 1100 acres comprising of 360 acre vendor park, and this contributes to 20% of company's total car production। तो कंपनी का जो इंडिया में बिजनेस है उसके प्रोडक्शन का 20% जो है वो सानन के प्लांट से ही करंटली आता है। अगर इस प्लांट की हम बात करें तो यहाँ पर मेनली पेट्रोल एंड सीएनजी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जो है वो सबसे पहले टाटा मोटर्स फैक्ट्री में स्टार्ट हुए थे, एंड वहां से पावर ट्रेन पर्सपेक्टिव से काफी शिफ्ट भी देखा गया। करंटली जो मिक्स है दैट इज ऑफ 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 40% ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स एंड 20% इन द सीएनजी व्हीकल्स। तो ईवी में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन इस प्लांट के द्वारा यहाँ पर आता है। ये वही फैक्ट्री है जहां पर टाटा मोटर्स ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था दिसंबर 2017 में, जब टाटा मोटर्स ने फर्स्ट बैच ऑफ इलेक्ट्रिक टिगोर सेडान जो है वो रोल आउट की थी टू सप्लाई टू द गवर्नमेंट रन कंपनी कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो काफी बड़ा यहाँ पर माइलस्टोन भी यहाँ पर अचीव कर लिया है, एंड ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए। That was it for today's news.
अगर आप मेन न्यूज देखने आए हैं तो यहीं पर वीडियो खत्म होता है। एक छोटा सा बिलीव इट और नॉट अगेन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे मैं हर एक एपिसोड में करता हूँ। तो आज बिलीव इट और नॉट पर हम किसकी बात करेंगे, तो ब्लूम का एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते में आया था, जिसमें बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंसाइट्स भी हमें देखने मिले थे। तो उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट एंड माइंड बॉगलिंग इंसाइट जो मुझे लगा इस रिपोर्ट में था, एंड दैट वाज अबाउट कंपैरिजन बिटवीन एप्पल इंडिया एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं जानता हूँ कि दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट्स काफी अलग है। इनफैक्ट इट्स नॉट अ एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो मार्केट है, इनका एंड कंज्यूमर है, इनका प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट द स्केल एट विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कंपनीज इज नाउ लुकिंग, वो काफी मेजर है। एप्पल इंडिया जो है, उसके ओवरऑल सेल्स आर सेट टू ओवरटेक हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल्स इन इंडिया इन FY 24। एंड ये काफी बड़ी चीज है, बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में एक बहुत बड़ा FMCG ब्रांड है, जिनका रूरल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो छोटे प्राइस पॉइंट्स पर कितने सारे घरों में इंडिया में पहुंच चुके हैं। लेकिन एप्पल जैसी कंपनी जो ऑब्वियसली एक डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर को टारगेट कर रही है, उनके सेल्स अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी ओवरटेक करने वाले हैं इन इंडिया। ये इसलिए इतना बड़ा मैं कह रहा हूँ कि बिलीव इट और नॉट वाला न्यूज मुझे लगता है, बिकॉज अगर हम सिर्फ 4 साल पहले आए, यानी FY 20 की अगर हम बात करें, तो उस समय एप्पल इंडिया के जो सेल्स थे इंडिया में, दैट वर ओनली 16,000 करोड़, जबकि HUL वाज एट 38,000 करोड़। यानी डबल से भी ज्यादा सेल्स HUL के उस टाइम पर हुआ करते थे। लेकिन FY 24 में जो एक्सपेक्टेड सेल्स होंगे एप्पल इंडिया के, दैट विल बी ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपीस, जबकि HUL के एक्सपेक्टेड सेल्स in FY 24 is 60,000 crore rupees. So 20,000 crores का गैप यहाँ पर एप्पल बनाने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है in FY 24। So like I said, it's not a very apples to apples comparison, but एक स्केल का अंदाजा यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक ऑलरेडी प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है। एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में आके एक स्टिकी कस्टमर बेस को मेंटेन करते हुए मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर पुश कर रही है टू देयर कस्टमर्स। एंड इस वजह से उनके जो सेल्स है इंडिया में, वो भी बहुत ही ज्यादा रेट पर ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइए अबाउट हाउ यू फाउंड टुडेज न्यूज, एंड इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।